व्यक्ति पूजा करता है, किसकी ज्यादा पूजा करे तो व्यक्ति को लाभ होगा। स्त्री कारक ग्रहों का, माता गंगा की उपासना कर ले, गंगा के निकट जाकर के कोई पाठ कर ले, गंगा जी से कोई भी चीज मांग ले, गंगा जी की आराधना कर ले, शुद्ध गंगाजल डाल करके प्रतिदिन स्नान कर ले, अपने घर में गंगाजल का हर बार इस्तेमाल करता रहे, माता गंगा की भक्ति भस्म पितामह की तरह कर ले, तो अद्भुत हो जाएंगी ये बातें। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बुधवार है और पुनः उसी कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां मैं आप लोगों के कमेंट में भेजे गए कुंडलियों के अध्ययन के साथ उपस्थित होता हूं। एक बात बताऊं, एक ही बात है और जरा ध्यान से समझिएगा। रिश्तों को निभाने में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ जाए। हाँ, और उसके बीच हमेशा ही तारतम्य और उसको रस से युक्त बनाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। और एक बात बताऊं, एक बात और है कि प्रायः आपका प्रयास हमेशा ही किसी सामने वाले के या किसी दूसरों के निकट जाने का होना चाहिए, उससे दूर जाने का नहीं। हाँ, अगर दूर जाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए कई मायने बन जाएंगे और कई कारण भी हैं, पर निकट आने का कोई कारण नहीं होता और वो यूं ही मिल जाता है। तो एक बात जो कि बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि आपका प्रयास आपके सगे संबंधियों के निकट जाने का कितना होता है और कितना प्रयास आप इस भौतिकवादी युग में रह करके उससे दूर जाने का कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए, बात बहुत गंभीर है, इस पर जरा विचार करिएगा और निकट जीवन में इसको शुरू करने का प्रयास करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज की कुंडली है प्रतिमा सक्सेना जी की आईडी से और इनके बेटे की कुंडली लेकर के आया हूं। लेके आने वाला था किसी दूसरे की कुंडली, पर बात ही इन्होंने ऐसी लिख दी थी कि मुझे इनकी कुंडली को उठाना पड़ा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अनुराग सक्सेना इनका नाम है। आइए झट से आपको पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2047, शक संवत 1913, दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है और शरद ऋतु, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि, दिन है सोमवार का। अब जरा गौर करिए, एक एक चीजों पे स्पष्टतया आपको बता देता हूं। व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के आत्मा के अंदर बसे आत्मविश्वास में कमजोरी देखी जाती है और इसका एक प्रबल प्रभाव व्यक्ति को पिता का लाभ कम मिलता है। पिता का लाभ और पिता का सुख व्यक्ति को जीवन में कम मिलता है और व्यक्ति को कई बार आरंभ का जीवन बड़ा कष्ट से बिताना पड़ता है। दक्षिणायन, उसके बाद शरद ऋतु, आलस्य, पर अपने काम के लिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर दूसरे का कोई भी काम करना होता है तुरंत व्यक्ति तैयार हो जाता है। शरद ऋतु और भाद्रपद मास में जन्म हुआ है व्यक्ति का। भाद्रपद मास में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। व्यक्ति का काम थोड़ा विलंब से होता है पर व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर और सजीला होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, दिन सोमवार। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति पूर्णेंदु हो जाएगा और उसके विचार, उसके अंदर उठने वाले मन की भावनाएं प्रायः संतुष्ट करने वाली होती हैं। और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का श्रेष्ठ हो जाना आसान हो जाता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा होने के कारण व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, उसका हृदय, उसकी संवेदनाएं और उसके अंदर उठ रहे विचार प्रायः निर्मल होते हैं और कभी भी किसी से झगड़ा फसाद, लड़ाई झगड़ा, बुरा बोलना, बुरा बर्ताव करना उसके लिए आसान नहीं होता है। व्यक्ति का जन्म भी सोमवार को हुआ है और सोमवार को जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति को शुद्ध और संतुष्ट से संतुष्टिजन्य बना देता है। सोमवार को जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति को प्राबल्य देता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से युक्त होता है, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ मति बुद्धि का होता है, अच्छे संस्कारों से युक्त होता है, माता का लाभ बेहतरीन तरीके से जीवन पे और माता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे आसानी से देखा जा सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होने के कारण व्यक्ति पद से ज्यादा प्रतिष्ठा का लोभी होता है। हालांकि इसको लोभ दूर दूर तक नहीं छुएंगे। इस लग्न के होने के कारण ये मैं बताऊंगा। व्यक्ति पूर्वा भाद्रपद यानी कि गुरु के नक्षत्र में पैदा हुआ है। व्यक्ति बलिष्ठ होगा, लंबी चौड़ी भुजाएं भी धारण करने वाला होगा। अब ये कई चीजों पर निर्भर भी करता है, पर एक बात बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है बात ये
व्यक्ति का जन्म अगर पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो शुद्ध होता है, मानसिक अवस्था श्रेष्ठ होती है, गणितज्ञ होता है, कलाओं का प्रिय होता है और पुरानी विद्याओं का पुराणपंथी, और कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक भी और धार्मिक भावनाओं से उसका जीवन, उसका संस्कार और उसकी सभ्यता बनी हुई देखी जाती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होने के कारण अगर व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है वो भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकता है, कोई भी काम। और व्यक्ति अगर नौकरी प्राप्त करना चाहता है, राजा से या राजा के निकट रह करके अगर कोई भी काम करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होने का एक और प्रभाव जो कि सर्वथा सत्य होती है, बिल्कुल ही सत्यवादी होता है। गुरु से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों में अपनी अनुरक्ति न रखते हुए जीवन को श्रेष्ठता से जीने का प्रयास करता है। भौतिकवादी कम, और इसके जीवन का जो उत्तरोत्तर विकास होता है वो प्रायः भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक नहीं होता, भौतिक भी नहीं होता, आध्यात्मिक ज़्यादा होता है। व्यक्ति हमेशा ही सभी लोगों से बेहतर सोचता है, श्रेष्ठ सोचता है और समाज के उच्च वर्गों से इसकी पहचान होती है। बौद्धिक चिंतन के स्तर पर अगर बात करें तो व्यक्ति श्रेष्ठ मति बुद्धि को प्राप्त करने के कारण आध्यात्मिक उन्नति में अव्वल होता है। ये बात बनती है। आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा दुनिया का कोई भी काम नहीं है जो ये व्यक्ति नहीं कर सकता है। पर किसी को ठगना, लूटना, घसोटना, किसी के साथ डिप्लोमेसी करना, इसके बस की बात नहीं है। अब आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली में एक ही साथ सारी चीज़ों को। आइए अब आपको कुछ ऐसी बातों को बता देता हूं जो इनकी कुंडली को अच्छी बनाती हैं। वो सबसे पहली बात क्या है, जरा गौर करिएगा। व्यक्ति की कुंडली में, ध्यान से, व्यक्ति की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव कहने का मतलब है ये भाव, ये पहला भाव है, 1 2 3 4। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति, तो चतुर्थ भाव के अधिपति कहने का मतलब कि यहाँ पे जो अंक लिखा है उस अंक के अधिपति, तो यहाँ पे लिखा है 12 नंबर, यानी कि 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि, और मीन राशि के अधिपति कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। तो बात मैं जो कह रहा था कि अगर चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध किसी भी कुंडली में और किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्रमा से हो जाए तो व्यक्ति धार्मिक होता है, माता का भक्त होता है, स्त्रियों के सदृश आचरण करने वाला होता है और मन से संतुष्ट और साफ होता है। इनकी कुंडली में माता भाव का या चतुर्थ भाव का अधिपति बनता है गुरु। वो जाकर के अपने भाव से भाग्य में जा रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है जो कि बहुत बेहतरीन बना रही है कुंडली को, कि चतुर्थ भाव का अधिपति भाग्य में जा रहा है। और साथ ही साथ जो चतुर्थ भाव का अधिपति है वो इस कुंडली का लग्नेश भी है। तो लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, एक सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु का संयोग होना, किसके साथ? 2 केंद्रों के अधिपति भाग्य में जा रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव के अधिपति, दशम भाव के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति और लग्न के अधिपति, चारों ग्रह, चारों घर के अधिपति सिर्फ भाग्य में जाकर के युक्त हो जा रहे हैं। और ये कुंडली को मजबूती देने वाले और साथ ही साथ व्यक्ति को माता का सर्वोच्च सुख हमेशा जीवन पर्यंत देने के लिए बना दिए जाते हैं। एक बात और यहां पे समझने वाली है, व्यक्ति की कुंडली में मैंने बात कही थी कि अगर चंद्रमा का संबंध कहीं से भी चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ हो जाए, तो जरा गौर करिए कि चंद्रमा को ढूंढते हैं वो कहां है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, गुरु का नक्षत्र, और गुरु कहां का अधिपति होता है? लग्न और चतुर्थ का संबंध बना ना, क्योंकि गुरु भी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं और ये दोनों ग्रह परस्पर युक्त हो रहे हैं दृष्टि से। इस वजह से ही व्यक्ति को माता का सुख हमेशा मिलता रहेगा और माता का सुख हमेशा पाएगा। पर पिता की बात, पिता भाव का अधिपति बनता है बुध, जो कि सूर्य से अस्त है। वहां पे जो ग्रह बैठा है दिग्बली होकर के, दशम भाव में सूर्य और मंगल और शनि बड़े अच्छे फल को देने वाले होते हैं, और बुध भी। पर यहां पे सूर्य ने दोनों को अस्त किया है, मंगल को भी अस्त और बुध को भी अस्त। यहां मैंने डिग्री नहीं लिखी है पर डिग्री बता देता हूं। मंगल है 20 अंश 36 कला के और बुध हैं 27 अंश 25 कला के। साथ ही साथ सूर्य जो है वो 6 अंशों के हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ग्रहों को निकटस्थ होकर के अस्त कर दे रहे हैं। मतलब व्यक्ति की कुंडली में अस्त ग्रहों की संख्या टोटल कौन सी हो गई? 2। कौन कौन? एक तो दशम भाव का अधिपति और एक सप्तम भाव का अधिपति।
साथ ही साथ मंगल जो पंचम का अधिपति होने के साथ साथ 12वें भाव का भी अधिपति होता है, यानी कि दो ये भाव क्रमशः कुंडली में कमजोर देखे जाएंगे या इनके फल को कमजोरी से देखने को मिलता है। जरा गौर करिए, जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं सूर्य और मंगल। यहां पे सूर्य दिग्बली होते हैं और धर्म के अधिपति होकर के कर्म भाव में बैठे हैं, और लग्न क्या है? गुरु का, जहां पे खुद राहु बैठा है, जो व्यक्ति को आरंभ से ही कष्ट का जीवन और कष्टमयी स्थितियों से गुजारने वाला हो जाता है। एक बात और बताऊंगा, जन्म कुंडली के लग्न में गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु भी 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु होते हैं। और इन तीनों की स्थितियों को अगर एनालाइज किया जाता है तो गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव, व्यक्ति शुद्ध धार्मिक होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध चंद्रमा से बन रहा है। साथ ही साथ दशम भाव के अधिपति जो बुध बनते हैं वो केंद्र में आ रहे हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं गुरु के साथ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दशम भाव को जहां बलवान होते भी देखा जाएगा, अस्त होने के बावजूद भी वो गुरु से युक्त होने के कारण प्रभाव पड़ेगा और बेहतरीन। उसके बाद जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के धर्म भाव के अधिपति कर्म भाव में जा रहे हैं, दिग्बली होकर के बैठे हैं और मंगल भी वहां है पर अस्त है, इस वजह से मंगल का प्रभाव कम जाएगा। इस कारण से व्यक्ति के जो आरंभ का जीवन होता है वो कमजोर बीतता है। और बुध अस्त है, गुरु के साथ बैठा है। अब जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को समझते हैं। सूर्य बैठा है बुध की राशि में। सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करता हूं। यह बनता कहां का अधिपति है? जन्म कुंडली के धर्म का। केंद्र में गया और वहां से बैठ करके माता के भाव को देख रहा है। माता सजीली हैं पर हो सकता है कि वो बीमार रहती हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे बुध भी अस्त होता दिख रहा है जो कि पिता भाव का अधिपति है, और वो क्रमशः आपकी कुंडली में राहु से दृष्ट हो रहा है। राहु से बुध भी दृष्ट हो रहा है, राहु से गुरु भी दृष्ट हो रहे हैं। सूर्य भी एक अस्त ग्रह जो मंगल है यहां पे बैठे हैं, वो व्ययेश के साथ बैठने के कारण माता पिता के साथ संबंधों को, व्यक्ति के जो माता और पिता दोनों का संबंध है वो कहीं ना कहीं बिखरने वाला है। और ये बात बनती है क्योंकि व्यय भाव के अधिपति का दृष्टि या दृष्टिपात करना चतुर्थ भाव पे, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के सांसारिक सुखों का भोक्ता बनने से रोक देता है। यहां का अधिपति गुरु राहु से दृष्ट, ये बात बता चुका हूं। अब एक बात, इस कुंडली में सूर्य को यहां देखते हैं। यहां पे सूर्य जो कि पिता के कारक होते हैं और पिता का लाभ और पिता का सुख देने वाले होते हैं, वो लग्न के अधिपति बनते हैं। ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे भाग्य का अधिपति था जो सर्वाधिक कुंडली का मजबूत भाव होता है, यहाँ पे वो नौमांस में लग्न का ही अधिपति हो जाता है। लग्न का अधिपति होता है और लग्न को देख रहा है। पर जरा विचार करिए, वो शनि के साथ बैठा है जो उसका परम शत्रु होता है। तो इस कुंडली में जो सबसे कमजोर देखी जा रही है चीजें, वो क्या देखी जा रही है? पिता का भाव। पिता का भाव, क्योंकि पिता भाव का अधिपति अस्त था, वहां पे एक अस्त ग्रह मंगल भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, तो ठीक है, पर नक्षत्र देखिए अपना ही है। इस वजह से व्यक्ति को पिता से ज्यादा लाभ, व्यक्ति की आत्मा उसके साथ उपस्थित है। और एक बात और बताने वाली है कि ग्रह यहां पे और उस भाव पे जो कि पिता का भाव होता है, पिता के सुख का भाव होता है, वहां पे राहु का प्रभाव पड़ जाने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को पिता का लाभ कम मिलता है या पिता से कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि वो व्ययस के साथ बैठे हैं। यहां पे वो सर्वोत्तम अपने सर्वोत्कृष्ट शत्रु के साथ बैठे हैं, इस वजह से भी पिता का सुख यहां पे कम मिल रहा है। अब जरा गौर करिए तो यहां पे माता भाव को देखते हैं। माता भाव का अधिपति जो मंगल बनता है, मंगल यहां का अधिपति होकर के 12वें बैठा और नीच का बैठा, यानी कि माता को रोग दे रहा है, माता को समस्याएं रक्त से, हड्डियों से, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों यहां पे माता के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि रक्त से संबंधित समस्या और हड्डी से संबंधित समस्या, ये दोनों बनती है। ये बात बिल्कुल बनती है। ऐसी स्थितियां इस कुंडली में देखी जा रही हैं। उसके बाद अब चंद्रमा पे आ जाता हूं। इनकी कुंडली में चंद्रमा बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति। धनु लग्न की कुंडली कल भी थी, मैंने बात कही थी कि अगर जन्म कुंडली धनु लग्न की बनती हो और अष्टम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा कहां बैठे हैं? जाकर के कुंभ राशि के। ये दार्शनिक राशि होती है। धनु लग्न वालों के बारे में मैंने कल चर्चा करी थी। ये श्रेष्ठ होते हैं, मति बुद्धि अच्छी रखते हैं और गुरु से प्रभावित होने के कारण इन्हें बहुत अच्छे तरीके से सत्य का साथ देते हुए देखा जाता है। गुरु से प्रभावित होने के कारण इनको सांसारिक मोह माया से मुक्त देखा जाता है। और अगर ये व्यक्ति धनवान हुआ तो बड़ा प्रबल होगा।
अगर गरीब हुआ तो बड़ा प्रबल गरीब होगा, और अगर श्रेष्ठ रहा तो बिल्कुल श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त करता है, और अगर कमजोर जो हुआ तो फिर ये बड़ी मारता है और बड़ी परेशान करता है। क्योंकि गुरु अगर बिगड़ गए कुंडली में, जो कि इनकी कुंडली में बिगड़े नहीं है, ठीक है, वो षडबल में वो मजबूत दिख रहे हैं। कुंडली के नौमांस में मंगल नीच के होने के बावजूद भी षडबल में सर्वाधिक बली है, वो बाद में उसकी चर्चा करूंगा। चंद्रमा यहां गुरु से दृष्ट होने के कारण, लग्नेश से दृष्ट होने के कारण अष्टम भाव के अधिपति, गौर करिएगा, अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा बने, वो जाकर के बैठे गुरु के नक्षत्र में, गुरु से दृष्ट, और कुंभ राशि का बनना। राशि का अधिपति शनि स्वराशि का है, इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय भी होगा, दार्शनिक दृष्टिकोण को रखने वाला और आसानी से संतुष्टि का भाव रखने वाला होता है, कभी किसी को ठगना नहीं चाहता है। धनु लग्न के होने के कारण, और लग्न के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है, क्योंकि वो पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं, और लग्न के ऊपर तथा राशि के ऊपर, जो राशि है उसके ऊपर भी गुरु का प्रभाव है। सातवीं दृष्टि से वो चंद्रमा को देख रहे हैं। यहां पे शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का चंद्रमा और गुरु लग्न का अधिपति, ये व्यक्ति को आरंभ में भले तकलीफ दे दें, पर जीवंत होने के बाद और एक स्थिति के आने के बाद भरपूर लाभ देने की स्थितियों में चले जाएंगे। 25वें से 37वें साल के बाद, 25वें से 27वें साल के बाद व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। अब एक बात और बताता हूं, इनकी कुंडली में भाग्य का वर्ष या भाग्योदय का वर्ष 24वां साल होता है। सूर्य है ना, वो इस वजह से करा देते हैं। तो भाग्योदय तो इनका हो चुका है, क्योंकि वे ये 1991 के हैं। अब चंद्रमा की स्थिति यहां लाके आता हूं। यहां पे चंद्रमा बनते हैं व्यय के अधिपति, वो जाकर के बैठे हैं कहां, जन्म कुंडली में व्यय भाव के अधिपति होकर के लाभ में, अपने भाव से पीछे गए और गुरु के साथ ही बैठे हैं। कहीं भरोसा है आपको कि ये गुरु इनको कितना बलवान बना रहे हैं? बिल्कुल ही ज्यादा, क्योंकि यहां भी बेहतरीन, यहां भी गुरु और चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, पर थोड़े से वो कमजोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां वो बुध के साथ बैठे थे, जिसके साथ वो बैठना नहीं चाहते हैं, और यहां वो बुध की राशि में बैठ गए हैं, जिसके साथ वो बैठना नहीं चाहते हैं, या बैठना चाहते हैं पर अपने प्रभावों को वो थोड़े कमजोर करेंगे। पिता गुरुवत भी होता है और वो बेस के साथ बैठा है, इस वजह से थोड़ा कमजोर होगा। हाँ, ये बिल्कुल बात है। चंद्रमा की बात यहां पे हमने कर ली, व्यक्ति को चंद्रमा का सुख। और अब बात मैं मंगल की करूंगा। यहां मंगल की बात करने से पहले यहां अष्टम भाव को फिर से देख लेते हैं। यहां शुक्र खुद बैठे हैं बुध की राशि में, और शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठ जाते हों तो व्यक्ति को खोजी बनाएंगे, प्रवृत्ति अच्छी रखेंगे, पर वो चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा से षडाष्टक में है, आयु भी देंगे, क्योंकि ये आयु का भाव होता है और ये मारक भाव भी होता है। और अभी जातक को बुध में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो बुध दशम और सप्तम के अधिपति होकर के अस्त हैं कमजोर, और शुक्र उससे व्यय में जा रहा है। तो जिस महादशा में व्यक्ति जी रहा है और जिसके अंतरदशा में जी रहा है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में है। द्वादश गया ना जी शुक्र, इस वजह से, और दोनों ही ग्रह अस्त नहीं, दोनों ही ग्रह कमजोर। इस कुंडली के लिए शुक्र रोगेश होते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां पहले लाएंगे, उसके बाद लाभ देंगे। पर यह दशा जो चलने वाली है वो 2022 के मार्च तक चलने वाली है। बुध और शुक्र एक दूसरे से संबंध में निकटस्थ कमजोर जा रहे हैं, इस वजह से इस दशा का लाभ थोड़ा कम मिलेगा। क्योंकि होरा कुंडली में भी अगर देखता हूं तो शुक्र जो है वो सूर्य के होरे में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्रिटिकल थोड़ा करेंगे। और भाग्य में इस शुक्र को अगर देखता हूं तो वो D4 चार्ट में लाभ में बैठे हैं अकेले, और वो एक तरीके से देखते हैं तो यहां से बैठ करके वो पंचम भाव को देख रहे हैं D4 चार्ट में, यानी कि भाग्यांश कुंडली में ये यहां अकेले शुक्र बैठे हैं मंगल की राशि में, जो उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि लाभ का अधिपति होकर के मंगल केंद्र में आ रहे हैं। व्यक्ति कार्मिक होगा, कर्म करने वाला होगा, नौकरी करने वाला भी हो सकता है, ये बात बनती है। अब जरा यहीं पे मैं इस शुक्र की और बुध की स्थितियों को दशमांश में आपको समझा देता हूं। D10 चार्ट बन रही है शुक्र की, यानी कि अगर D10 चार्ट में गौर करता हूं तो यहां शुक्र की राशि बन रही है 2 नंबर की, और यहां का अधिपति होकर के शुक्र बैठा है जाकर के अष्टम भाव में। इस वजह से आरंभ में काम पकड़ने में और कार्य को और व्यक्ति का कैरियर थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि यहां पे अगर मैं विचार करता हूं तो गुरु भी शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं। D10 चार्ट में गुरु तुला के होकर के बैठे हैं, जिसपे कहीं से भी शुक्र का कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, परंतु वहां पे भी वो प्रत्येक चीजों को देने से पहले दौड़ाता भगाता जाता है।
नवम भाव का अधिपति यहाँ पे जन्म कुंडली में D10 चार्ट में शनि खुद बनते हैं, वो मंगल के साथ बैठे हैं। तो शनि और मंगल और चंद्रमा ये तीनों D10 चार्ट में यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं और यहाँ बैठ करके वो व्यक्ति को ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्रों में भी जा सकता है। पर एक बात और है, दशम भाव का अधिपति भी शनि बनता है D10 चार्ट में, यहाँ 11 और यहाँ 10, इन दोनों भावों का अधिपति शनि मंगल के साथ बैठ रहा है। और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली को अगर मैं गौर से समझूं तो शनि, मंगल और चंद्रमा, व्यक्ति कोई भी काम करे तो लाभ बन सकता है। हार्डवेयर से संबंधित क्षेत्रों में भी जा सकता है और सॉफ्ट स्किल के क्षेत्र में भी जा सकता है। व्यक्ति पढ़ाने का काम भी बहुत आसानी से कर सकता है और कोई भी मोटा काम या कोई भी ऐसा काम जो ये करना चाहे, व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि गुरु तुला के हैं D10 चार्ट में और 5वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। ये बहुत ही नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि D10 चार्ट में देखा जाता है कि नक्षत्र का जो अधिपति है, गौर करिएगा, D10 चार्ट में यह देख लेना चाहिए कि लग्न चार्ट में चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है और उस भाव का, वो जो नक्षत्र का अधिपति है, यहां पे चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा? गुरु के नक्षत्र में। अब D10 चार्ट में यह देख लीजिए कि उस गुरु का संबंध कहीं से भी पंचम से या दशम से बन रहा है क्या? अगर वो बन रहा हो तो व्यक्ति उस नक्षत्र के अधिपति की स्थितियों और उस नक्षत्र के अधिपति का जो व्यवसाय होता है उसमें जा सकता है। तो ये बात इनकी कुंडली में कि गुरु, शनि और मंगल से संबंधित क्षेत्रों में या उसके व्यवसायों में जा सकता है। क्लियर है ये बात? अब बुध पे आता, मंगल पे आता हूं। ये चंद्रमा पे लेकर के आया था, इतनी लंबी बातचीत हो गई। मंगल इनकी कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति और 12वें के अधिपति। जाकर बैठे कहां? जन्म कुंडली के दशम स्थान में। 12वें भाव के अधिपति होकर के दशम में आए हैं, योग कारक स्थिति बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंचम के अधिपति होकर के दशम में जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति का एक साथ संयुक्त होना, लग्न के अधिपति का नवम में जाना और दशम भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाना। लग्न और दशम इन दोनों का संबंध बन जाए तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है और व्यक्ति को आरंभ से तो कष्ट देता है, पर जीवन का उत्तरार्ध बड़ा आराम से बीतता है। क्यों? क्योंकि जरा कुंडली को ध्यान से समझिए तो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति का संबंध किसके साथ बन रहा है? लग्न के अधिपति का संबंध दशम के अधिपति के साथ बन रहा है, जो कि लक्ष्मीवान योग बनाता है। यह लक्ष्मी योग है क्योंकि गुरु और चंद्रमा भी एक दूसरे को देख रहे हैं। चंद्रमा और बुध का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है। बुध धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। सूर्य कर्म और धर्म के अधिपति होकर के कर्म भाव में दिग्बलत्व की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह होता है। मंगल की बात, ये अस्त हो रहे हैं, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा के। अब जरा गौर करिए तो चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव और मंगल पे चंद्रमा का प्रभाव, तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? चंद्रमा के समान शैतल्य, और वो अष्टमेश के नक्षत्र को धारण करके बैठा है इस वजह से, और जहां एक शीतल ग्रह शुक्र बैठे हैं बुध के नक्षत्र में, इस वजह से बात ये बनती है, क्या बनती है? बात ये बनती है कि व्यक्ति को शीत जनित बीमारियां होंगी। व्यक्ति शैतल्य है और कभी कभी उग्र होना जहां चाहिए वहां भी नहीं होता है, और कहीं कहीं नहीं भी होना चाहिए वहां वो हो जाता है। मतलब मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ संयोग जब कर रहे हैं और लग्न पे राहु का प्रभाव हो, गौर करिएगा, बहुत अच्छी बात है ये, लग्न पे राहु का प्रभाव हो, लग्न पे गुरु का प्रभाव हो, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में हो, गुरु के ऊपर चंद्रमा और बुध का प्रभाव जाता हो, तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को चंचल बना देंगे और वो प्रायः निर्णय लेने में कभी कभी कमजोर भी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि बुध अस्त है, सीधी सी बात है, और मंगल पे चंद्रमा का प्रभाव है। और क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम भाव, यहां से दरअसल व्यक्ति के अंतर्मन की जागृति होती है। यहां पे मृत्यु का भाव भी देखा जाता है, आयु का भाव भी होता है, और शुक्र बैठे हैं बुध के नक्षत्र में जो कि दशमेश है। व्यक्ति हमेशा व्यापार करने की तरफ आकृष्ट होता है। व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कोई काम करना चाहता है, व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, व्यक्ति किसी के अंडर में रह करके कोई काम नहीं करना चाहता है, व्यक्ति दार्शनिक विचारों का उत्तप्रोत होता है। क्लियर हो गई होगी ये बात? अब बुध पे लेके आता हूं, मंगल को नवांश में देख लेते हैं। मंगल यहां बनते हैं जन्म कुंडली के, देखिए कहां के अधिपति? भाग्य के अधिपति। उनकी दूसरी स्थिति जन्म कुंडली के सुख भाव में बन रही है। ये तो और अच्छी बात है ना, कि सुख का अधिपति भी वही ग्रह बन जाता है और भाग्य का अधिपति भी वही ग्रह बन जाता है। इन दोनों भावों का संबंध व्यय के साथ बन रहा है। अब जरा विचार करिएगा, बहुत सटीकता से विचार करिए, तो माता का सुख कमजोर हुआ और पिता का सुख भी कमजोर हुआ, क्योंकि इन दोनों भावों का अधिपति एक तो बनता है
पर माता का अधिपति 12 में जाकर के अपने आप को कमजोर कर रहा है, इस कुंडली में अस्त हो रहा है, क्योंकि वो व्ययेश होकर के माता के भाव को देख रहा है। और उस माता भाव के अधिपति के साथ उसका संबंध कैसा गया? द्विद्वादश का, बिल्कुल जिसे कमजोर संबंध कहा जाता है। और यहां पे माता का अधिपति व्यय में और पिता के सुख का अधिपति भी व्यय में, जहां केतु खुद बैठ करके उस भाव को कमजोर कर रहे हैं। ये बात है, ये बात दिखाने के लिए काफी हो जाती है चीजें कि व्यक्ति की जो माता है उसको पिता का सुख नहीं मिला है। मतलब पिता का सुख कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो माता है उसके भी पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहता होगा, और कहीं ना कहीं उसके पिता हमेशा उसके लिए बेहतरीन ही होते हैं, और बुरे दौर में व्यक्ति के माता को पिता का सुख ही मिलता है। पर जो निकटस्थ आकर के अगर बात देखते हैं तो व्यक्ति के जिसकी कुंडली है उसकी कुंडली में जो माता है उसके पति का सुख कितना है, तो गौर करिएगा। यहां पे मंगल अस्त हैं, व्ययेश होकर के खुद बैठे हैं, और यहां का अधिपति गुरु के साथ बैठा है जो राहु से प्रभावित है। यहां का अधिपति गुरु, यहां के अधिपति गुरु जो बुध के साथ बैठे हैं अपने आप को प्रभावित करेंगे। और दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है, इस भाव से राहु केंद्र में आ रहे हैं, जो कि सबसे गलत बात है। इस भाव से राहु केंद्र में आ रहा है, यह ठीक नहीं होता है। किसी भी भाव से अगर गुरु केंद्र में आ जाएं तो यह अच्छी बात है, व्यक्ति को दांपत्य का सुख दे देंगे। सूर्य गुरु लाभ देंगे क्योंकि उस भाव से वो लाभ में जा रहे हैं। पर एक बात बता दूं, तो अगर गुरु जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं उस भाव से गुरु का संबंध कमजोर बनता हो, और उस भाव से राहु का संबंध केंद्र का बन जाता हो या राहु से युक्त हो जाता हो, उस भाव को वो कमजोर कर देता है। इसी वजह से व्यक्ति की जो माता है उनके पति का सुख, ये भाव किसका है? माता पिता कुटुंब जन और सबके साथ बिताए गए सुख के पलों का है। ये भाव खाली है, इस वजह से वो कमजोर हो रहा है। यहां पे मंगल की बात करी, यहां पे माता का सुख, पिता का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, सबका सुख व्यय में गया और नीच का भी है। भाग्य का अधिपति जो कि पिता का सुख होता है, पिता और पैतृक संपत्ति, पूर्वज और प्रेडिसेसर का भाव होता है, यहां पे केतु बैठा है अकेले, और इस भाव का अधिपति नीच का है। इस भाव का अधिपति नीच का हुआ, पर व्यक्ति अपने बल पर यश, गौरव और सम्मान सारी चीजें 100% इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों, और इस भाव का अधिपति, ये गुरु और बुध परिवर्तन में जा रहे हैं। गुरु और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। यहां पे ये भाव का अधिपति योग कारक है, परंतु थोड़ा कमजोर होगा। इस वजह से आरंभ में नहीं तो थोड़े दिनों के बाद या थोड़े वर्षों के बाद, यह व्यक्ति जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसी को वेल एस्टेब्लिश बना लेगा। बुध की बात करता हूं, बुध इस कुंडली में होते हैं दशम और सप्तम के अधिपति। ये अस्त हैं, इस वजह से व्यक्ति के विवाह के सुख को भोगने में कमजोरी मिलती है, और विवाह को कभी भी स्थापित करने से पहले जरूर ही विचार कर लेना चाहिए, और जरूर ही कुंडली मिला करके करनी चाहिए, क्योंकि मंगल अस्त हो रहे हैं। दसम स्थान से बैठ करके उनकी कमजोर दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। इस मंगल की कमजोर दृष्टि लग्न पे है। राहु, मंगल, गुरु, इन सबका प्रभाव जब लग्न पे पड़ेगा तो व्यक्ति को उग्र बनाएगा, व्यक्ति को व्यग्रता देता है, व्यक्ति को मानसिक चिंताएं देता है, पर उन सभी चिंताओं का नाश गुरु और बुध करते जाएंगे। व्यक्ति भूलने वाला होगा, यूं निकल करके आगे बढ़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ग्रह क्या इशारा कर रहा है? मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूं। नौमांस में मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूं। यहां का अधिपति जो हो रहा है वो बुध के साथ बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, शुभ ग्रह की राशि में सम संख्या में बैठा है, पर वो व्ययेश है, इस वजह से थोड़ा कमजोर हो रहा है। ये बात बनती है। बुध यहां पे गौर करिए धन भाव के अधिपति होते हैं। धन के अधिपति हुए, जाकर के बैठे कहां? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। धन भाव के अधिपति का पंचम में जाना ये बहुत अच्छी बात है। वो परिवर्तन योग भी लगा रहे हैं, गुरु चंद्रमा इस भाव को देख रहे हैं। और जरा गौर करिए कि धन की स्थिति कितनी अच्छी है कि धन भाव से गुरु केंद्र में जा रहे हैं। दो शुभ ग्रह इस भाव से केंद्र में है। ये सामान्य है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस भाव को गौर करिए, इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है, वक्री है, इस वजह से अशुद्ध हो रहा है, और जिस नक्षत्र में बैठा है वो सूर्य का नक्षत्र है, इस वजह से आरंभ में पिता का लाभ नहीं मिलता, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति और पिता का लाभ, पिता का सुख, पिता से, पिता का, पिता को, सारी चीजें कमजोर। लोग मुझे ये कहते हैं कि आप सब चीज बता देते हो, क्या करूं? नहीं बताऊं? छोड़ दूं? बिल्कुल बताना बनता है।
तभी तो आप लोग इंतजार करते हैं श्रीमान। यहां पे वक्री है, ये ग्रह अशुद्ध हो रहा है, और जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति सूर्य है, जो अपने नक्षत्र में है, यानी कि धन मिलेगा पर थोड़े विलंब के बाद, क्योंकि शनि पहले उसको रुष्ट करेंगे तब देंगे, क्योंकि यहां पे स्थितियां अच्छी बन रही हैं। धन का अधिपति पंचम में गया है, परिवर्तन योग लगा रहा है, और यहां पे बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, पर वो व्ययेश से दृष्ट होने के कारण थोड़ा कमजोर करेगा, और दरअसल आरंभ में तो बड़ी कृपणता से जीवन बिताना पड़ता है। ये शनि है ना, ये मारता है बड़ा बेजोड़, मारता है, क्योंकि इसको प्रसन्नता नहीं मिल रही है। ये जिस नक्षत्र में बैठा है उससे वो कभी भी खुश नहीं होता है। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार व्यक्ति को कई कई चीजें देखनी पड़ती हैं, और तकलीफ से युक्त जीवन जीता है। पिता की तरफ से ज्यादा, पैतृक तरफ से ज्यादा, पिता का लाभ कम, कमजोर, ये चीजें मिलती हैं। बुध की बात कर रहा था, अब गुरु की बात करूंगा। इनकी कुंडली में गुरु लग्न के अधिपति और सुख के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का प्रभाव कम होने के कारण पिता का लाभ तो मिल कम रहा है, व्यक्ति को रोग से युक्त बना देते हैं। और क्यों? क्योंकि गुरु केतु के नक्षत्र में बैठता है तो व्यक्ति को कभी कभी मानसिक स्थितियों में कमजोर भी कर देता है। पढ़ाई का लाभ कम मिलता है, पढ़ाई का सुख कम मिलता है, और कई बार व्यक्ति को बहुत तीव्र कष्ट से अपनी पढ़ाई को पूरी करनी पड़ती है। पर एक बात बताऊं, जो कि बहुत अच्छी बात है, भाग्य भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं और दशम स्थान में सूर्य बली है। जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आई है तो जीवन में कोई ना कोई हमेशा तैयार मिला है लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। ये बात गुरु देते देखे जाएंगे, क्योंकि उनकी नवीं दृष्टि पंचम भाव पे है, और ये मित्र की राशि है। योग कारक स्थिति बना करके मंगल बैठे हैं, अस्त होने के बावजूद भी वो व्यक्ति को कर्म में लाभ देंगे और व्यक्ति को श्रेष्ठ बना ही देते हैं। ये बात बनती है। गुरु की बात यहां कर रहे हैं तो चंद्रमा की स्थिति है, बिल्कुल अच्छी बात है। वो व्यक्ति के प्रभाव को थोड़ा कभी कभी कमजोर करेंगे व्ययस के होने के साथ साथ, क्योंकि लग्न का अधिपति अगर नवमांश में व्ययस के साथ बैठ रहा हो, और साथ ही साथ अगर देखते हैं तो वो बनता है कहाँ का अधिपति, पंचम का अधिपति बनता है, अष्टम का भी अधिपति बनता है, जहां पे शुक्र उच्चके हो रहे हैं। यहां भी शुक्र वर्गोत्तम है भाव से, यहां भी शुक्र वर्गोत्तम है, क्योंकि यहां भी वो अष्टम में ही बैठे हैं, यहां भी वो अष्टम में ही बैठे हैं। भाव का वर्गोत्तम ग्रह को बदलने नहीं देता है और ग्रह को एक सरीखा फल करने वाला बना देता है। व्यक्ति खोजी होगा, मानसिकता अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगा, आयु का मालिक होगा, माता का सुख और सांसारिक सुखों का भोक्ता भी होगा। व्यक्ति पूजा करता है, किसकी ज्यादा पूजा करे तो व्यक्ति को लाभ होगा। स्त्री कारक ग्रहों का, माता गंगा की उपासना कर ले, गंगा के निकट जाकर के कोई पाठ कर ले, गंगा जी से कोई भी चीज मांग ले, गंगा जी की आराधना कर ले, शुद्ध गंगाजल डाल करके प्रतिदिन स्नान कर ले, अपने घर में गंगाजल का हर बार इस्तेमाल करता रहे, माता गंगा की भक्ति भस्म पितामह की तरह कर ले, तो अद्भुत हो जाएंगी ये बातें। अब आइए शुक्र की बात करता हूं। शुक्र यहां उच्च के हैं, भाव से वर्गोत्तम भी हैं, ये ठीक है, क्योंकि यहां भी वो चंद्रमा की राशि में बैठे थे, पर बुध के नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति को कभी कभी चमड़े का रोग देंगे। पर यह श्रेष्ठ होता है कि व्यक्ति भक्ति भावना से युक्त जीवन जिए, क्योंकि यहां भी नवम भाव में 5 नंबर की राशि का लिखा होना, और व्यक्ति कोई भी काम करे तो शुद्ध काम करे, गलत, निंदनीय, फ्रॉड और कभी भी गलत चीजों से और गलत क्षेत्र से पैसे कमाने का कोई प्रयास न करे, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे भी है। और यहां पे शुक्र शुभ ग्रह की राशि में बैठा है। शुक्र के साथ चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर है, इस वजह से विवाह का सुख भोगने में विलंब होता है, और विवाह विलंब से होते देखा जाता है, ये बात भी बनती है। इनकी कुंडली में अगर विवाह की स्थिति अगर मैं देखता हूं तो 2000, वो बाद में बताऊंगा, पहले शुक्र की बात कर रहा था। शुक्र यहां पे बनते हैं पराक्रम के अधिपति, जाकर के बैठे हैं अष्टम में, उच्च के हैं। पराक्रम भाव में राहु बैठा है तुला का, ये अच्छी बात है। व्यक्ति मेहनत करे तो उसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मंगल की स्थिति बन रही है, वो कैरियर में लाभ देने वाली स्थितियों में जा रहे हैं। राहु का प्रभाव यहां भी है पंचम भाव पे, वो आरंभ में थोड़ी तकलीफें देता है, और यहां पे राहु उच्च का हो रहा है तुला का होकर के, ये अच्छी बात है। तुला का राहु मेहनती बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा है, गुरु भी उसको देख ले रहे हैं, इस वजह से उसका लाभ मिल जाएगा, इस वजह से उसका लाभ मिल जाएगा। और व्यक्ति कई बार अकेला होता है, व्यक्ति कई बार अकेला होते देखा जाता है।
ये शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं, यहाँ भी ठीक थे, वो ठीक बन रहे हैं। शनि की बात अब करूंगा, यहाँ पे वो 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति होकर के। शनि के जस्ट आगे चंद्रमा बैठा है। मैंने एक बार बात कही थी कि अगर शनि अपने भाव का बैठा हो, अपनी राशि का, जैसे वो अपनी राशि का बैठा है और उसके जस्ट आगे चंद्रमा बैठ जाए, तो ये व्यक्ति को आरंभ में कष्ट देने के बाद के जीवन को बड़ा खुशहाल बना देता है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं। उसके बाद शनि धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और इस भाव के नक्षत्र की बात करते हैं तो उस नक्षत्र का अधिपति अपने ही नक्षत्र में बैठा है, मतलब धन के मिलने की संभावना तीव्र है, क्योंकि गुरु की स्थिति जो इस भाव के कारक होते हैं वो इस कुंडली के लग्नेश हैं और साथ ही साथ वो भाग्य भाव में बैठे हैं शुभ ग्रह और दशम स्थान के अधिपति के साथ है। व्यक्ति कर्म करे तो निश्चित रूप से भाग्य का लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से धन का लाभ भी मिलेगा। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो अपने पैतृक संपत्ति को भी भोग सकता है, पर उसके लिए मेहनत करनी होगी क्योंकि वो शनि यहीं बैठे हैं। ये बात बनती है। उस शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है, माता को कष्ट देता है क्योंकि वो द्वितीय भाव का अधिपति होकर के मारक हो जा रहा है। तो द्वितीय भाव के अधिपति होकर के तीसरी दृष्टि से यहां देखेंगे तो एक बात और है जो कि पॉजिटिव है, शनि की दृष्टि यहां पे पड़ेगी, सूर्य भी देख रहे हैं, व्ययश भी देख रहे हैं। तो एक समय के आने के बाद और प्रायः उत्तरार्ध में व्यक्ति को जीवन का सर्वस्व और भौतिकता का सारा सुख शनि देते देखे जाएंगे, सूर्य देते देखे जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होकर के वो सुख भाव को देख रहे हैं। हड्डी, रक्त और मांसपेशी, इनकी समस्या माता को देखी जा रही है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां शुक्र और शनि देख रहे हैं, ये आयु को देने वाले हो जाते हैं। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि उच्च की पड़ेगी लाभ भाव पे, ये लाभ देने वाली स्थितियों में देंगे, पर परीक्षा लेने के बाद। यहां पे शनि को ढूंढते हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम के साथ बैठे हैं, पर लग्नेश अपने प्रभावों को कमजोर कर दे रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार आरंभ के जीवन में जहां भी व्यापार करने जाएगा या जहां भी कोई काम बनाने जाएगा, कहीं भी आय के मार्ग पर जाना चाहेगा, उसको कष्ट होता है और कई बार बड़ा वो व्यथित हो जाता है। ये बात बनती है। सूर्य शनि यहीं बैठे हैं, ये कमजोर होता है, दाम्पत्य को कमजोर करेगा। यहाँ पे बुध अस्त होते हैं और यहाँ राहु केतु का प्रभाव है। इस नक्षत्र का अधिपति पुनर्वसु नक्षत्र के परिवर्तन में है, क्योंकि केतु पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु केतु के नक्षत्र में। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है और यह सबसे अच्छी बात होती है। इस वजह से विवाह का सुख जीवन में होने वाला है और बहुत बेहतर मिलने वाला है, पर आरंभ में ऐसा हो सकता है कि विवाह कई जगह कटता पिटता रहता है या विलंब से विवाह होता है। ये बात बनती है। अब आपकी कुंडली में आपकी बात दशाओं पे कर लेता हूं। आपकी कुंडली के आधार पर आपने पूछा है इनकी माता जी ने विवाह के लिए, अभी भी वक्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति बुध एक्टिव हैं और शुक्र जो लाभ का अधिपति है, ये दोनों विवाह कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पर बुध और शुक्र का प्रभाव थोड़ा कमजोर है, दोनों कमजोर जा रहे हैं एक दूसरे से। द्विद्वादश के संबंध में है, बुध अस्त भी है और इस वजह से वो थोड़ा प्रभावित कम कर रहा है। पर नवमांश कुंडली में स्थितियां अच्छी बन रही हैं क्योंकि वहां भी बुध लाभेश होते हैं। जरा गौर करके देखिए, यहां पे गुरु और चंद्रमा का संयोग है 2021 के जुलाई के बाद या उसके बाद की स्थितियां आपके विवाह के लिए हैं। अभी आगे भी सूर्य भी विवाह कराएंगे इस कुंडली में, तो आगे 2022-23 तक भी विवाह अगर हो जाए तो बेहतर है। विवाह के लिए दिशा का अगर निर्धारण करना हो तो इस कुंडली में दिशा को देख करके पश्चिम दिशा की तरफ विवाह किया जा सकता है। अगर कोई भी जाति का जो कुंभ लग्न की हो या फिर जो कर्क लग्न की हो, विवाह किया जा सकता है। एक स्थिति और इनकी कुंडली में विवाह के लिए बनता है कन्या लग्न। अगर कन्या लग्न की कोई जाति का मिल जाए तो भी विवाह किया जा सकता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के अगर कोई काम करना चाहते हो तो निश्चित रूप से एक बात कहूंगा कि इस कुंडली को देख करके या जो स्थिति बन रही है वो मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के साथ आप कभी भी संबंध बना सकते हैं या जा सकते हैं उनके साथ। मेष राशि हो जाए या फिर सिंह राशि हो जाए या फिर वृषभ राशि हो जाए या तुला भी चलेगा। वृषभ तो नहीं पर तुला बहुत बढ़िया है। मेष, सिंह और तुला, इन राशि के शहरों में जाकर के कोई भी काम कर सकते हैं। इस राशि के जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के शहरों में जाकर के कोई भी काम और इन राशि के नाम के लोगों के साथ अपनी मित्रता और अपनी शत्रुता मत करिएगा। ऐसे लोगों से मित्रता करने का लाभ होगा। आपकी कुंडली में जो सबसे बेहतर अंक होगा वो अगर मैं बता दूं तो 6 अंक सबसे बेहतर देखा जा रहा है। उसके बाद 1 अंक भी सबसे बेहतर देखा जा रहा है। अब क्या बताऊं आपकी कुंडली में? आपकी कुंडली में सुख है सर्वोत्तम तरीके से, वो मिलेगा। धन भाव का अधिपति धन भाव में बैठा है। पैतृक संपत्ति के लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। माता जी को कहिए ठाकुर जी की पूजा करने को,
सूर्य की पूजा करने को। सूर्य की पूजा विधिवत किया करिए, आप दोनों, माता और पुत्र दोनों लोग। अब बुध के बाद केतु आएंगे, जो नक्षत्र के परिवर्तन में है वो ठीक करेंगे और संबंध भी अच्छा रखेंगे, दाम्पत्य का सुख देने वाली स्थितियों में जा रहे हैं। अब तो कुछ छूटता नहीं है, व्यक्ति के जीवन में लाभ की भी स्थिति है, स्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। यहाँ पे गुरु चंद्रमा का एक साथ होना, यहाँ पे गुरु चंद्रमा का एक साथ होना, गुरु का दशमेश के साथ बैठना, लग्नेश का दशमेश के साथ एक साथ बैठना, सूर्य का दिग्बली होना, मंगल का दिग्बली होना। मंगल थोड़े प्रभाव में कमजोर हैं, इस वजह से वो प्रभाव थोड़े कम दे रहे हैं। पर एक बात बता दूं, ये कुंडली बहुत अच्छी साबित हो रही है और बहुत अच्छी देखने में बन भी रही है आपकी कुंडली में। अब एक चार्ट और देख लेता हूं, एक चार्ट आपकी कुंडली में विषांसा का देखता हूं, जो उपासना का भाव होता है, G20 चार्ट, जहां पे चंद्रमा लग्न में ही विचार कर रहे हैं। अपने आप माता गंगा की उपासना करिए, अपने प्रत्येक काम में माता गंगा की आराधना और उनको याद किया करिए, आपको सर्वोच्च लाभ होगा, पक्की बात है। और शिव जी के ऊपर थोड़ा सा गंगाजल कभी कभी या प्रत्येक दिन या प्रत्येक सोमवार को अर्पित कर दिया करिए, ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से उपस्थित होंगे कल कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।